हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित द्विवेदी क्लासेस। अभी हमने 11th क्लास की अकाउंट्स पढ़ना स्टार्ट किया था एमपी बोर्ड का, जिसमें आपने फर्स्ट वीडियो जो है वो देखा होगा और उसको देखने के बाद ही आप ये सेकेंड वीडियो पर आए होंगे। सेकेंड वीडियो में हम क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वीडियो में मैंने ऑलमोस्ट सारी बेसिक चीज़ें पढ़ा दिया था। आपको मैंने जनरल एंट्री कैसे करना है, कैसे इसका फॉर्मेट बनता है, क्या क्या आता है, वहां तक समझा दिया था। 6 बेसिक जनरल एंट्री भी मैंने नोट करवाई थी और मैंने कहा था कि भाई इसको याद कर लेना इन द सेंस कि एक बार इसको रिवाइज कर लेना। और अब हम चलिए क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं। बुक कौन सी है मैंने पहले बताया था। अभी ये जो वीडियो सीरीज है ये मैं शिवलाल अकाउंटिंग के लिए लेकर के आ रहा हूँ, फिर राठी अकाउंटिंग के लिए दूसरे वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, बीके कुमावत के लिए भी दूसरे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। तो आप अगर YouTube पर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि अगर आपको दूसरी बुक से पढ़ना है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन। आप कहेंगे सर ये तो हिंदी में लिखा है, अब क्या होगा? भाई देखो, मैंने हिंदी मीडियम की बुक खरीद लिया था एक्चुअल में। किसकी? शिवलाल अकाउंट्स की। क्यों? क्योंकि उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया रहता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है भाई, है ना। अगले वाले क्वेश्चन में हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन में उन्होंने इंग्लिश नहीं दिया। सो इट्स नॉट अ बिग इशू, इतना तो आप एडजस्ट कर लेंगे, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, भाई इतना एडजस्ट कर लेना है ना। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप संदीप की बुक्स में जनरल एंट्रीज करिए। मतलब इन द बुक्स ऑफ संदीप आपको जनरल एंट्री करना है। जनवरी 2015 से उसने व्यापार प्रारंभ किया, मतलब बिजनेस स्टार्ट करा है 1 लाख रुपए का। उसके बाद आगे दिया है 7 जनवरी को फर्नीचर खरीदा है 20,000 रुपए का। देखिए आप कहेंगे सर ये तो आपने कल ही पढ़ा दिया था, बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री आपने कल ही सिखा दिया था, फर्नीचर खरीदने की भी सिखा दिया था, गुड्स परचेस की भी सिखा दिया था, गुड्स सेल करने की भी सिखा दिया था। तो आप कहेंगे कि सर पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया भाई, ये तो 4 बेसिक जनरल एंट्रीज हैं जो मैंने सिखाया था आपको कैसे करते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? तो चलिए इसी को सॉल्व करते हैं। और क्या? तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 1 जनवरी 2015 को बिजनेस स्टार्ट करा है 1 लाख रुपए से। तो चलिए लिखे, यहाँ पे कॉलम मैंने ड्रॉ कर लिया है भाई थोड़ा पहले ही। फर्स्ट, हाँ कॉलम भी अभी समझाना पड़ेगा क्योंकि आप अभी 11th क्लास में हैं, बिल्कुल एक नए स्टूडेंट की तरह ही आपको पढ़ाऊंगा मैं। ऊपर लिखिए जनरल एंट्री, यहाँ पर फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड। भाई ये भी लिखना होता है कि हमारा साल कब खत्म हो रहा है, विच इज गिवन इन द क्वेश्चन ऑलवेज। ये जो है पहला कॉलम डेट, दूसरा पर्टिकुलर्स, तीसरा एलएफ, फिर डेबिट और क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट के बारे में मैंने कल थोड़ा सा बताया था आपको। दीज आर 2 साइड्स ऑफ अकाउंट्स, 2 साइड होते हैं, एक का नाम डेबिट एक का नाम क्रेडिट। डेबिट का फुल फॉर्म डेबिट रिकॉर्ड होता है डीआर का, और सीआर का फुल फॉर्म होता है क्रेडिट रिकॉर्ड। ठीक है, ओके। तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट डेट क्या देखा था हमने क्वेश्चन में? 1 जनवरी 2015 को बिजनेस स्टार्ट करा है 1 लाख रुपए से। तो चलिए फर्स्ट एंट्री पुट करते हैं। ये आपके लाइफ की फर्स्ट एंट्री होगी, मतलब क्योंकि अभी आप 11th में हैं, बहुत याद रहने वाली है ये एंट्री आपको। लेट्स बिगिन। 1/1/2015 को यहाँ पे, ठीक है। अब बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री कैसे होगी? आप कहेंगे सर आप लॉजिक के साथ बताइएगा। बिल्कुल बताऊंगा भाई, चलो दिमाग लगाते हैं। सबसे पहले सोचो, बिजनेस स्टार्ट करा है बिजनेसमैन ने, तो बिजनेस में पैसा आया कि गया? सबसे पहले तो आपको यही सोचना है कि पैसा हमारे पास आया कि गया। और जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस में पैसा आएगा, और जब कैश आएगा तो उसको कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में। तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। मैं एक एक चीज समझा रहा हूं। कैश अकाउंट डेबिट। तो क्रेडिट में क्या आएगा? स्टार्टिंग में जो पैसा आता है बिजनेस में उसको हम कैपिटल कहते हैं, तो टू कैपिटल अकाउंट। लो भाई पहली एंट्री हो चुकी है। 1 लाख रुपए हमने लिख दिए हैं डेबिट साइड में, 1 लाख रुपए हमने लिख दिए हैं क्रेडिट साइड में। ओके, अब नरेशन लिखते हैं। यहां पर लिखेंगे बीइंग, और जो हो रहा है वो लिख दो। मतलब क्या हो रहा है भाई? बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, तो वो भी लिखिए स्टार्टेड, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश।
देखिए जनरल एंट्री अगर आपको सीखना है तो मेरे साथ पहले आपको 20 क्वेश्चन करना है। ये सोचना ही नहीं है कि बनेगा कि नहीं बनेगा, इट्स नॉट अ बिग मैटर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सॉल्व 20 क्वेश्चंस, उसके बाद आप सोचिएगा, ठीक है, अपने आप बन जाएगा। पहली एंट्री बन गई होगी, समझ में आ गया। दूसरे में क्या लिखा है, लो भाई लिखा है फर्नीचर खरीदा। अब 7 जनवरी को उसने फर्नीचर खरीदा है 20,000 रुपए का। ओके, फर्नीचर खरीदने की क्या एंट्री हो जाएगी, तो यहां पर डेट में आते हैं 7 जनवरी को, 7 जनवरी 2015। फर्नीचर खरीदने की एंट्री, मैंने फर्नीचर एसेट होता है कल पढ़ाया था ना, और एसेट्स जब खरीदते हैं तो नेम ऑफ एसेट्स को डेबिट करते हैं, मतलब हम फर्नीचर को ही कहां कर देंगे, डेबिट में। तो एंट्री क्या हो जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, नेम ऑफ एसेट को ही डेबिट करना है, और पैसा गया है हमारे पास से तो टू कैश हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। अमाउंट कितना है, 20,000 रुपीज। फिर से सोचिए, हमने फर्नीचर खरीदा तो पैसा हमारे पास से गया, जब पैसा जाता है तो उसको कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। और अगर हमारे बिजनेस में पैसा आता है तो डेबिट। मैंने एक गोल्डन लाइन सिखाया था आपको, कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट, बाहर जाए तो क्रेडिट। तो पैसा 20,000 रुपए जा रहा है, तो डेबिट वाली अमाउंट यहाँ 20,000 डेबिट में लिखेंगे और क्रेडिट वाली अमाउंट 20,000 रुपए क्रेडिट में लिख देंगे। ओके, अब यहाँ आपको नरेशन लिखना है। नरेशन लिख दीजिए भाई, बीइंग फर्नीचर परचेज, मतलब फर्नीचर खरीदा। ओके, अगले ट्रांजेक्शन पर चलते हैं। इसी तरीके से ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करने हैं आपको। तीसरे में गुड्स खरीदा है, माल खरीदा लिखा है, मतलब गुड्स खरीदा 10,000 रुपए का। कितने तारीख को, 8 जनवरी को। तो भाई चलिए 8 जनवरी की एंट्री करते हैं। अब ट्रांजेक्शन नंबर 3, 8 जनवरी 2015। गुड्स खरीदने को क्या बोलते हैं, परचेज, और परचेज हमेशा डेबिट जाता है। मैंने पहली एंट्री में ही सिखा दिया था कि परचेज डेबिट जाता है। दूसरा लॉजिक ये है कि जब हम कुछ खरीदते हैं तो पैसा हमारे पास से बाहर जाता है और कैश जाएगा तो उसको कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आप कहेंगे सर अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। अमाउंट कितना है, 10,000 रुपीज। तो परचेज के डेबिट में 10,000, कैश के क्रेडिट साइड में 10,000। यहां पर नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड। ओके, बीइंग गुड्स परचेज मतलब सामान खरीदा। ठीक है, अब आगे क्या है भाई, अब बेचा है 10 जनवरी को, बेचा है 2,000 रुपए का। तो बेचने की एंट्री क्या होती है, देखिए फॉर्मेट में मैंने बेचने की एंट्री कल आपको सिखाया था। अगर हम सामान बेचेंगे तो पैसा हमारे पास आएगा, और जब कैश आएगा तो उसको कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में क्या आ जाएगा, सेल्स आ जाएगा। इट इज क्लियर। डेट क्या है, एक बार डेट देखते हैं। 10 जनवरी को 2,000 रुपए का गुड्स बेचा है। तो आइए यहां पर लिखते हैं 10 जनवरी 2015 को बेचा, मतलब सेल्स है ना। तो पैसा हमारे पास आया, तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए का गुड्स बेचा है, 2,000 रुपए का। तो डेबिट और क्रेडिट साइड में लिख देंगे। फिर लिखेंगे नरेशन, नरेशन में लिखेंगे बीइंग, और बेचा है तो गुड्स सोल्ड। नरेशन लिखने के बारे में एक बड़ी गोल्डन लाइन समझाऊंगा बाद में, अभी नहीं। तो दैट इज ऑल अबाउट फॉर द बेसिक क्वेश्चन। अच्छा, अब एक काम और करते हैं, जनरल एंट्री करने के बाद इसका कर देते हैं टोटल। ठीक है, तो टोटल कितना आएगा, 1,20,000, 10,000 मतलब 1,30 और 2 1,32,000 रुपए। तो यहां पर आ जाएगा 1,32,000 रुपए। इट इज क्लियर नाउ, दोनों तरफ का टोटल एक ही आएगा, 1,32,000 रुपए। तो क्या फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है, आप कहेंगे नो सर फर्स्ट क्वेश्चन हैव बीन डन, बहुत अच्छे से हो गया है, कोई डाउट नहीं है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो इसी तरीके से एंट्रीज करते जाना है, सारे क्वेश्चंस बनेंगे, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। एक बार मैं 2nd क्वेश्चन का कॉलम ड्रॉ कर लेता हूं, तब तक आप अपनी बुक से क्वेश्चन नंबर 2 रीड करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। और अच्छा एक चीज बता दूं भाई, ये लो पहले वाले क्वेश्चन को इंग्लिश में दिया था, यहाँ पर मैंने देखा नहीं। ओके, सो इन्होंने यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया है, तो जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है वो भी देखेंगे यहाँ पर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं। हिंदी मीडियम वाले अपनी किताब से हिंदी मीडियम में पढ़िए, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम में पढ़िए, मैं दोनों में पढ़ूंगा, मिक्सअप पढ़ूंगा, ठीक है। तो पास जनरल नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ आयरन मर्चेंट जयश्री गुप्ता फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। तो भाई हमें लिखना है इन द बुक्स ऑफ आयरन मर्चेंट जयश्री गुप्ता, मतलब उसके यहाँ पर हमें एंट्रीज करनी है। 5 ट्रांजेक्शन दिए हैं यहाँ पर। सबसे पहला ट्रांजेक्शन है परचेज्ड बिजनेस फॉर 90,000। ध्यान से सुनिएगा, इसने बिजनेस ही खरीद लिया है कोई नया, तो यहाँ पर बिजनेस परचेज को हम डेबिट करेंगे। हमने कोई बिजनेस खरीदा है तो हमारे पास से पैसा चला गया, तो यहाँ पैसे को हम क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री क्या बन जाएगी भाई, फाइनली एंट्री क्या बनेगी वो देखिए जरा एक बार, ठीक है। तो डेट क्या है, क्वेश्चन की डेट, अभी मैं शुरू में डेट वगैरह सब लिखूंगा क्योंकि मुझे आपको सिखाना है, बाद में कुछ नहीं लिखूंगा, मतलब आप खुद लिखिएगा फिर। तो डेट दिया नहीं है क्वेश्चन में, ट्रांजैक्शन नंबर दिया है फर्स्ट, ओके। बिजनेस खरीदा है तो एंट्री क्या हो जाएगी, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। पैसा हमारे पास से गया ना, बिल्कुल गया, कितने रुपए, 90,000 रुपए। तो टू कैश अकाउंट कितने रुपए गया है भाई, 90,000। आप कहेंगे कि सर एक बात बताइए, ये एलएफ वाला कॉलम खाली क्यों छोड़ा है? इसको बताऊंगा भाई, जनरल एंट्री पूरा सीख लो, फिर इसके बाद जो चैप्टर पढ़ेंगे लेजर, तब तक भी ये समझा दूंगा, ठीक है। अभी इस कॉलम को खाली छोड़ते जाना है। नरेशन लिख देते हैं, तो नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग बिजनेस परचेज्ड, ठीक है। आपको स्क्रीन की विजिबिलिटी वैसे तो क्लियर दिख रही होगी, फिर भी कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। सेकंड वाली एंट्री पर आते हैं। सेकंड एंट्री में क्या लिखा हुआ है, परचेज मशीनरी फॉर 15,000 रुपए। सुनिए, हमने एक मशीनरी खरीदी है 15,000 रुपए की फ्रॉम मोहन ब्रदर्स कोलकाता, ऑन विच दे पेड 150 फ्रैट ऑन आर बिहाफ। ध्यान से सुनना है सभी लोगों को, मैं एक बहुत खास बात बताने वाला हूं, मैं आपको बिल्कुल भी डराऊंगा नहीं, ठीक है ना। सुनिए भाई, एक बात बताइए, किसी भी बच्चे को अगर हमको जनरल एंट्री सिखाना है तो उसको शुरू में कैसे क्वेश्चन देना चाहिए, आप बताइए जरा। स्टार्टिंग में थोड़ा इजी क्वेश्चन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए ना, बिल्कुल। तो राठी की जो बुक है वो बहुत प्यारी बुक है, क्योंकि उसमें स्टार्टिंग में पहले बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, फिर एडवांस लेवल या टफ लेवल के क्वेश्चन होते हैं। लेकिन ये जो शिवलाल की बुक है और ये बीके कुमावत की बुक है, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ यहाँ, ठीक है, लेकिन इनको समझना चाहिए कि भाई स्टार्टिंग में थोड़ा आराम से क्वेश्चन दो ना, ये बच्चों को घुमा क्यों रहे हो, बड़े बड़े क्वेश्चन शुरू में ही दे दिए आपने। ये इन राइटर की गलती कहीं ना कहीं है, ओके। लेकिन अब जो भी है, पढ़ना तो है, मेरे लिए कठिन नहीं है ये क्वेश्चंस, है ना, मुझे तो बनते हैं, बट अब मैं कैसे समझाऊं आपको भाई, अभी तो मैंने 5 ही एंट्री सिखाई थी आपको करना, बट डोंट वरी। तो अब ध्यान से सुनिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आने वाले हर एक क्वेश्चन में अब नए नए कुछ कॉन्सेप्ट आते जाएंगे, आपको चुपचाप सीखते जाना है, यही सच्चाई है, यही जीवन है, ऐसा सोच के सीखते जाओ भाई, और क्या करोगे। अब 11th कॉमर्स लिया है आपने तो बिल्कुल नई दुनिया है, सीखना ही तो है, तभी तो आपने कॉमर्स लिया है, राइट। मैथ्स और साइंस तो ऑलरेडी पढ़ाया है, वही पढ़ना है 11वीं में, लेकिन कॉमर्स तो एक अलग दुनिया है, तो अब हमें इस एंट्री में कुछ नया सीखना है। चलिए सीखें। ये बोल रहा है कि मशीनरी खरीदा 15,000 फ्रॉम मोहन ब्रदर्स। एक कॉन्सेप्ट मैं आपको नोट करा रहा हूं, ध्यान से सुनना है, यहीं पे नोट करा देता हूं, यहां भी पेन है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है इसको आप कॉपी में लिख लीजिए भाई, कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़ना है। ये जो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा ना, उसको अलग से ही समझा दूंगा। अगर हमें क्वेश्चन में, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख सकते हैं आप, अगर क्वेश्चन में कुछ खरीदा हो या बेचा हो, ठीक है, और हमें कस्टमर का नाम दिया हो, भाई किस कस्टमर से खरीदा है या बेचा है, कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं मैं अभी, ये बिल्कुल ABCD है 11वीं कक्षा की, ठीक है। क्वेश्चन में कस्टमर का नाम दिया हो और पेमेंट के बारे में कुछ ना बोला हो, और भाई पेमेंट के बारे में कुछ ना बोला हो, पेमेंट के बारे में कुछ भी ना बोला हो, तो हम ये मानेंगे कि उधार खरीदा या बेचा है।
कुछ ना बोला हो तो हम कौन भाई, अकाउंटेंट स्टूडेंट, हम ये मानेंगे कि ये उधार ट्रांजैक्शन है। लाइन समझ में आ गई? लिख लीजिए अच्छे से, ये बहुत काम आने वाला है, आने वाले हर क्वेश्चन में यूज होगा। फिर से, अगर क्वेश्चन में कस्टमर का नाम दिया है और पेमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला है तो हम ये मानेंगे कि ये उधार ट्रांजैक्शन है। और जब भी उधार ट्रांजैक्शन होता है, उधार मतलब क्रेडिट, तो जब उधार ट्रांजैक्शन हो जाएगा भाई तो पैसा ना आएगा हमारे पास से, ना जाएगा यहाँ, ठीक है। तो पैसा जब नहीं आएगा तो पैसे की जगह पे उस कस्टमर का नाम लिख देना है। देखो कितना मेहनत कर रहा हूं मैं, मतलब मैं कितना कठिन काम कर रहा हूं। किसी को ये चीज समझाना बड़ा मुश्किल का काम है, ठीक है ना। मैं आपको समझाने की कोशिश कर सकता हूं। मैंने क्या कॉन्सेप्ट समझाया अभी फिर से सुनिए कि भाई जैसे यहाँ परचेज मशीनरी फॉर 15,000 फ्रॉम मोहन ब्रदर्स, मोहन ब्रदर्स से मशीनरी खरीदा है ना, ऑन विच दे पेड, और उसने 150 रुपए फ्रेट मतलब होता है गाड़ी भाड़ा, उसने 150 रुपए गाड़ी भाड़ा भी पेमेंट किया है ऑन आर बिहाफ, हमारे बिहाफ पर, मतलब हमारी तरफ से ही गाड़ी भाड़ा दे दिया उसने। मतलब मशीनरी एक्चुअल में हमने अब कितने की खरीदी, मतलब हमें उस बंदे को अब पैसे कितने देने हैं, 15,000 रुपए मशीनरी के और 150 रुपए गाड़ी भाड़ा के, क्योंकि उसने पेमेंट किया है तो हमें मोहन ब्रदर्स को पैसे देने हैं 15,150 रुपए। समझ में आ गया? तो चलिए एंट्री करते हैं। मशीनरी खरीदना एसेट के कैटेगरी में आता है, तो परचेज एसेट, तो एसेट जब भी खरीदते हैं एसेट्स को डेबिट कर देंगे, तो एंट्री क्या हो जाएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट। आप कहेंगे सर आप फालतू में टाइम लगा रहे हैं क्वेश्चन करने में, जल्दी जल्दी समझाइए। देखो ऐसा है कि मुझे अच्छे से समझाना है ना। अगर आपको सिर्फ सॉल्यूशन चाहिए ना, नोट करना है, इसके बाजार में मिलते होंगे, वैसे शिवलाल के नहीं मिलते हैं, तभी तो टीचर भी पढ़ते हैं मेरे चैनल से। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मोहन ब्रदर्स अकाउंट, मोहन ब्रदर्स अकाउंट। आप कहेंगे कि सर यहाँ पे मोहन ब्रदर्स क्यों लिखा आपने, कैश या बैंक क्यों नहीं लिखा? भाई इस क्वेश्चन में ना पेमेंट के बारे में नहीं बोला है, तो हम ये मानेंगे कि ये पैसा उधार हो गया है। और कितने रुपए, 15,150 रुपए उसको देने हैं। 15,000 की मशीनरी, 150 रुपए का फ्रेट। ओके, नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स, सॉरी गुड्स नहीं, मशीनरी खरीदा है तो मशीनरी परचेज्ड। देखिए आप कॉमर्स आप पढ़ रहे हैं, और अगर आप मुझसे पढ़ेंगे, मैं अपनी तारीफ क्यों करूं वैसे, है ना, खुद की तारीफ करना अच्छा नहीं है, बट मुझे अकाउंटिंग का, क्योंकि मैं रियल में अकाउंटिंग करता हूं एज वेल एज पढ़ाता हूं, तो मुझे रियल में अकाउंटिंग का एक्सपीरियंस है। तो आप जब सीखेंगे तो अच्छा है भाई, सीखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना, मुझे जितना आता है मैं आपको सिखाऊंगा। बीइंग मशीनरी परचेज्ड, इट इज क्लियर भाई। 150 रुपीज का थर्ड ट्रांजेक्शन पढ़ें, तो थर्ड में द इरेक्शन चार्जेस ऑफ मशीनरी अमाउंटेड टू 450। तीसरा ट्रांजेक्शन भी बोल रहा है ये कि भाई मशीनरी का ना इरेक्शन भी, मतलब वही भाड़ा ले जाने का खर्चा 450 रुपए हुआ है। तो अब इसकी क्या एंट्री करेंगे, सुनिए। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट सिखाता हूं मैं आपको। आप कहेंगे सर कितने कॉन्सेप्ट सिखाएंगे आप, लो भाई अलग से एक कॉन्सेप्ट और नोट करो, ठीक है, यहीं पे नोट करो। अगर एसेट्स को, अगर किसी एसेट्स को, मैं ये हिंदी में क्यों लिखा रहा हूँ, क्या मुझे इंग्लिश नहीं आती है? भाई आप ना जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी कॉन्सेप्ट को ना ऐसे ही लिखिए, ये कोई रूल्स नहीं है, किसी किताब में नहीं लिखे हैं ये, है ना, इसीलिए ऐसे ही हिंदी इंग्लिश मिक्सअप लिखिए। अगर किसी, इसको लिख लो भाई, भूल जाएगा, है ना। एसेट्स को लाने और ले जाने में, लाने और ले जाने में, लाने और ले जाने में कोई खर्चा किया जाता है, ले जाने में कोई खर्चे को इंग्लिश में एक्सपेंसेस कहते हैं, है ना, एक्सपेंसेस किया जाता है। हालांकि मैं ये लिखवा क्यों रहा हूँ, बोल दूं तो भी आप लिख लेंगे, फिर भी लिखवा देता हूं मैं, किया जाता है, तो वह
एसेट्स के प्राइस में जुड़ जाता है। लो भाई, नया कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने, प्राइस में जुड़ जाता है। क्या पढ़ा रहा हूं मैं? ये अकाउंट्स पढ़ा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि 11वीं का पढ़ा रहा हूं, इसलिए हर एक चीज बहुत ध्यान से पढ़ाना है मुझे। लो, मैंने क्या सिखाया कि किसी खर्चे को लाने और किसी एसेट को लाने और ले जाने में अगर कोई खर्चा हो तो उसके प्राइस में ही जुड़ जाएगा, उसी नाम से एंट्री होगी। मतलब तो ये जो इरेक्शन चार्जेस पे कर रहे हैं हम 750 रुपए मशीनरी पर, ठीक है, 450 रुपए, ये मशीनरी के नाम से ही एंट्री हो जाएगी। और अमाउंटेड टू 450 लिखा है, तो इसको भी बताइए कि हम कैश पेमेंट करेंगे कि क्या करेंगे, आपको बताना है। इट इज क्लियर? ओके, तो चलिए, मुझे लगता है ये कैश पेमेंट ही करा होगा, है ना, कुछ नहीं बोला है इसमें, नाम भी नहीं दिया है, तो कैश, खर्चे को हम कैश ही मानते हैं। तो थर्ड में एंट्री क्या हो जाएगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पेमेंट कर दिया। कैश अकाउंट कितना था? 450 रुपीज, 450 रुपीज। यहां पर लिख दूं मैं, बीइंग कैश पेड। नाउ फोर्थ ट्रांजेक्शन पढ़ें। कैशियर, देखिए फिर से ये राइटर साहब राठी की बुक में ना ये क्वेश्चन आखिरी में दिया है, पता है आपको, सबसे आखिरी में। मतलब तब तक बच्चा एंट्री सीखता है, अब दूसरे क्वेश्चन में ही दे दिए ये। खैर कोई दिक्कत नहीं है। अ कैशियर हैज स्टोलन 700 एंड नाउ ही इज absconded। भाई कैशियर ने 700 रुपए चुरा लिए और अब वह गायब हो गया। बताइए इसका बिजनेस में क्या इफेक्ट होगा? सबसे पहला, हम कोई भी ट्रांजेक्शन की एंट्री करते हैं तो दो ही इफेक्ट अभी शुरू में सिखाया है मैंने, या तो हमारे पास पैसा आया या तो पैसा गया। तो कैशियर ने पैसे चुराए हैं, मतलब पैसा गया है, तो ये पैसे को कहाँ लिखेंगे? टू कैश। पैसा जाए तो कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट में, टू में। कितने रुपए? 700 रुपए, ठीक है। तो डेबिट में क्या लिखेंगे फिर? अब वो मैं बताता हूं। तो आइए जरा, अब आप कहेंगे कि सर ये जरा कॉलम खींचिए एक बार फिर से, हम अभी बच्चे हैं और हमें तो हर एक चीज अच्छे से सीखना है। सुनिए, अभी मैं 5-6 क्वेश्चंस में कॉलम खींचूंगा शराफत के साथ में, और बाद में बिना कॉलम खींचे ही एंट्री कर दूंगा, है ना। फिर तब तक में आप समझ जाएंगे। सो दिस इज द फोर्थ ट्रांजेक्शन। फोर्थ ट्रांजेक्शन में क्या बोला है भाई कि लॉस बाय थेफ्ट, थेफ्ट अकाउंट। मतलब आप कहेंगे सर ये क्या है? भाई चोरी से नुकसान हो गया, ये अकाउंट का नाम ही होता है, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पैसा हमारे पास से जा रहा है, इसलिए इसको हम कर देंगे क्रेडिट साइड में, ठीक है। अब यहां नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग। अब वैसे तो यहां इस वाले क्वेश्चन की नरेशन वास्तव में क्या लिखना चाहिए? बीइंग कैश स्टोलन बाय कैशियर, बीइंग कैश स्टोलन बाय, भाई मैं कितना लिखूंगा मैं? कैशियर, लो लिख लेना आप, ठीक है। बीइंग कैश स्टोलन बाय कैशियर, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, अगले पर आते हैं। गुड्स वर्थ ₹50 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। 50 रुपए का गुड्स जो है वो फ्री सैंपल के लिए डिस्ट्रीब्यूट करा है। हिंदी वाले जो स्टूडेंट हैं, 50 रुपए का माल निःशुल्क नमूने के रूप में वितरित किया है। नाउ कॉन्सेप्ट, फिर से आ गया कॉन्सेप्ट। आप सोच रहे होंगे कि सर आप बार बार ये नया नया कॉन्सेप्ट क्यों ला रहे हैं? भाई हर बार कॉन्सेप्ट ही आएगा क्या? भाई अभी आप 11वीं में हैं, ठीक है। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 3, तो जो मैं सिखा रहा हूं उसको बढ़िया से लिखते जाइएगा, बहुत हेल्पफुल हो जाएगी। और ये सारे बच्चों को नहीं बताना है, नहीं वो भी सीख जाएंगे, है ना। दीज आर गोल्डन कॉन्सेप्ट्स। तो तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है इसमें है, देखिए परचेज के बारे में बात करते हैं। भाई परचेज मतलब कोई सामान खरीदना होता है, तो परचेज 100% कहाँ करते हैं हम? डेबिट साइड में करते हैं। ध्यान से बता रहा हूं मैं, जो वो सुनिएगा, मैं सिखा रहा हूं नई नई चीजें, बिल्कुल ठीक है। परचेज हम हमेशा डेबिट करते हैं, लेकिन यदि किसी कारण से हमारा जो परचेज किया हुआ सामान है वो कम हो जाए तो हम परचेज को कहाँ कर देंगे भाई? क्रेडिट में, मतलब टू परचेज। आप कहेंगे सर ये कौन सी बात है? भाई अकाउंट सीख रहे हो, सीखते जाओ।
तो टू परचेज हो जाएगा। अब कौन कौन से जनरली आपकी बुक में 11th क्लास में ऐसे कारण हो सकते हैं जिससे हमारा परचेज कम होगा, तो जनरली क्लास 11th में हम ऐसा मान के चलते हैं कि 5 कारण हो सकते हैं। वैसे तो हजारों हैं, लाखों हैं, आपकी बुक में 5 कारण मिलेंगे, इनसे फैमिलियर हो जाइए। सबसे पहला कारण फ्री सैंपल। फ्री सैंपल क्या होता है, हमने वो सामान किसी को फ्री में दे दिया, मैंने कहा लो भाई ये 5 किलो चावल आया है, इसको ले जाके घर में बनाओ, यूज करो, अच्छा लगे तो 1-2 क्विंटल ले जाना, तो दिस वाज फ्री सैंपल। ओके, फ्री सैंपल के बाद और क्या हो सकता है, दूसरा लॉस बाय फायर, सामान में आग लग गई, भाई जो खरीदा था उसमें आग लग गई। और क्या हो सकता है, चैरिटी या डोनेशन में दे देना, चैरिटी या डोनेशन ओके में दे देना, मतलब दीज आर द रीजंस, कुछ ये कारण हैं। चौथा है रिटर्न कर देना, अगर हम वो सामान लौटा दें तो हमने जो खरीदा है ना परचेज वो कम हो जाएगा ना। आप पांचवा लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर, क्या 5 ही कारण है, नहीं और भी हो सकते हैं, मैं अभी 5 ही लिखवा रहा हूं, जनरली इतना मिलेगा, ठीक है। मतलब ये 4-5 कारण हैं जब आपको परचेज क्रेडिट में लिखना पड़ेगा, बाकी हमेशा परचेज डेबिट में जाता है। तो फ्री सैंपल में हमने गुड्स को दे दिया है, इसलिए परचेज का बैलेंस कम हो जाएगा, तो परचेज को हम कर देंगे डेबिट नहीं क्रेडिट साइड में, ठीक है। नाउ तो एक बार फिर से पढ़िए, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर पढ़ना भूल चुके होंगे, भाई थोड़ा सा धैर्य रखिए। गुड्स वर्थ 50 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गॉट इट। नाउ एंट्रीज करते हैं अब। तो फ्री सैंपल को अब हमें करना पड़ेगा डेबिट साइड में, एंट्री क्या हो जाएगी, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है, टू परचेज अकाउंट, कितने 150 रुपीज। नाउ लिसन केयरफुली अगेन, आपको यहाँ पे टोटल करना है। अब टोटल कैसे करेंगे भाई, टोटल जैसे होता है मैथ्स का तरीका है वैसे ही करिए, और क्या यहीं से कर दूं मैं, 90,000 प्लस 15,150 और 450 ये जोड़ा तो भाई 600 हो गया, 700 जोड़ा तो ये क्या हो रहा है, इसका टोटल आप खुद लिखिएगा, ठीक है। 1,06,350, 1,06,350, 1,06,350। ध्यान से सुनिए, अभी इस क्वेश्चन में, क्योंकि मैं अभी आराम से पढ़ा रहा हूं, है ना, कोई जल्दबाजी नहीं है। इस क्वेश्चन में मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट सिखाए हैं। कौन कौन से? पहले नंबर का कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया कि अगर किसी क्वेश्चन में किसी कस्टमर का नाम दिया हो और पेमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला हो तो उसको हम उधार ट्रांजैक्शन मानते हैं, मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानते हैं, और टू कैश की जगह पे उसका नाम लिखते हैं, किसका, कस्टमर का नाम, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या सिखाया मैंने कि जब भी कोई एसेट्स परचेज करते हैं, जैसे बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, तो उसको लाने और ले जाने में जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो कॉस्ट में ही जुड़ जाता है, एक्चुअल में एसेट्स में ही, प्राइस में जुड़ जाता है। तीसरा कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया परचेज का कि भाई जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो परचेज हमेशा डेबिट में आता है, लेकिन ऐसे 5 या 6 कारण हो सकते हैं जिससे परचेज हमारा क्रेडिट हो जाता है। जैसे हम अगर फ्री सैंपल के रूप में दे दें, या फिर कोई लॉस बाय फायर हो जाए, या फिर आग लग जाए, चोरी हो जाए, लॉस बाय थेफ्ट हो जाए, बाढ़ में बह जाए, वॉटेवर, मतलब हमारा परचेज जब कम होगा तो हम टू परचेज उसको क्रेडिट में लिख देंगे, ठीक है। मुझे नहीं लगता है कि दुनिया में अब इसके अलावा कोई तरीका होगा इस चीजों को समझाने का, ठीक है। मैं अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश कर रहा हूं, आप भी अपनी तरफ से बेस्ट करिए समझने की। नाउ ये भाई अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, आसान है, पर नहीं है। लो, मैं फिर से इस बुक राइटर से कहना चाहूंगा कि भाई ये दिवालिया वाला प्रश्न यहाँ क्यों दे दिया, खतरनाक क्वेश्चन को आखिरी में देना चाहिए था, बच्चे डर जाएंगे अभी 11वीं वाले, पर डरना नहीं है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, एक बार मेरे साथ साथ इसको रीड करना है। प्रोपराइटर, मैं आपको एक एक चीज सिखाऊंगा। प्रोपराइटर का मतलब क्या होता है भाई, ये प्रोपराइटर मतलब जो बिजनेसमैन होता है ना, उसी को प्रोपराइटर कहते हैं, ठीक है। तो प्रोपराइटर ने विथड्रॉ कर लिया है फॉर पर्सनल यूज, अरे वाह,
आप कहेंगे कि सर आपने पहली वाली क्लास में सिखाया था कि प्रोप्राइटर अगर पर्सनल यूज के लिए कुछ विड्रॉ करता है उसको हम कहते हैं गुड्स, नहीं उसको क्या कहते हैं, ड्राइंग्स। ठीक है, अब आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि अरे भाई कॉमर्स समझ में आ रहा है हमें। तो अगर कोई प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए कुछ गुड्स विड्रॉ करता है उसको ड्राइंग्स कहते हैं। और आप बड़े खुश हो गए कि आपको समझ में आ रहा है क्योंकि मैंने पढ़ाया था। वर्थ ₹200। लो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनना है। उसने क्या क्या विड्रॉ किया है, गुड्स, और गुड्स 200 रुपए का गुड्स को उसने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लिया। मतलब हमारा गुड्स क्या हो गया, कम हो गया। गुड्स मतलब वही परचेज, और अगर परचेज कम होता है तो उसको कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। ये पूरा क्वेश्चन वही है एक्चुअल में, परचेज कम करने वाला। तो लो फर्स्ट ट्रांजेक्शन की एंट्री क्या होगी, इसके पहले कॉलम खींचना पड़ेगा। क्या मैं बिना कॉलम खींचे एंट्री करना शुरू कर दूं अभी से? क्वेश्चन नंबर 3 आप कहेंगे यस सर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्वेश्चन में डेट दी है? नहीं दी है। सो द ट्रांजेक्शन नंबर 1, अब मैं बिना कॉलम के भी एंट्री कर सकता हूं। आप इतने 2 क्वेश्चनों में तो समझ गए होंगे कि भाई यहाँ पर डेबिट डेट आनी है, फिर पर्टिकुलर्स, फिर एलएफ डेबिट और क्रेडिट, और अब आप समझ चुके होंगे। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन की एंट्री क्या हो जाएगी, ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। फिर से समझाऊंगा मैं, घबराना नहीं है। टू परचेज अकाउंट क्यों होगा, क्योंकि किसी पार्टनर या किसी भी प्रोप्राइटर ने अगर पर्सनल यूज के लिए कोई सामान विड्रॉ किया उसको ड्राइंग कहते हैं। और अगर वो गुड्स को ही विड्रॉ कर ले तो परचेज कम हो जाता है, और परचेज जब भी कम होगा उसको कहाँ कर देंगे, क्रेडिट में। मैंने पिछले क्वेश्चन में ही समझा दिया था, 200 रुपए। लाइन नहीं खींचने पर समय भी बचेगा। यहां पर लिखेंगे नरेशन बीइंग गुड्स विड्रॉ। भाई अब पूरा लिखना पड़ेगा मुझे, बड़ा बोरिंग लगता है ये। बाय प्रोप्राइटर, गुड्स विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर, ठीक है ना। ओके 200 रुपए। मूव टू द नेक्स्ट एंट्री, सेकेंड एंट्री पर चलते हैं, सेकेंड ट्रांजेक्शन पर। और कॉलम आपको खींच के करना है, मैं बार बार बता रहा हूं, ठीक है ना। ऐसे एंट्री नहीं करते बिना कॉलम के, आप खुद खींचिएगा। आगे लिखा है डोनेटेड गुड्स वर्थ ₹100। अब आप कहेंगे सर हमको समझ में आ गया, सर आपने बताया था कि गुड्स को अगर हम डोनेट कर दें तो परचेज कम होता है, और परचेज को क्रेडिट में लिख देंगे तो एंट्री हो जाएगी डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज। लो भाई दूसरे क्वेश्चन में ही आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्कुल आसमान में आ चुका है। डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है। वो पूरे पड़ोसियों को बता दो, मोहल्ले वाले को बता दो कि भाई हमें क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ठीक है। कितने 100 रुपए का। नरेशन बीइंग गुड्स, अब क्या लिखेंगे, डोनेटेड। यहां पर क्या है, हाउ डोनेटेड, यस डोनेटेड, बीइंग गुड्स डोनेटेड बाय प्रोप्राइटर या वॉट एवर। मूव टू द नेक्स्ट थर्ड ट्रांजेक्शन। कॉलम नहीं होने से मेरा काम आसान हो रहा है। थर्ड ट्रांजेक्शन पर आते हैं। तीसरा ट्रांजेक्शन एक बार फिर पढ़िए जरा। तीसरे में क्या है, माधव और डेटर। ये वाली एंट्री में बिल्कुल यकीन मानिए अगर अभी आप लोगों के साथ नाइंसाफी है, क्या बोलूंगा मैं इसको, नाइंसाफी है। भाई 11वीं क्लास के बच्चे हैं, अभी 10वीं का पास करके आए हैं, उनको ये डेटर ग्रीटर वाली एंट्री देने की क्या जरूरत है राइटर भाई। लेकिन अब आपने दे दिया है राइटर साहब तो हमको पढ़ाना पड़ेगा टीचर के लिए। आप कभी ये नहीं सोचते कि टीचर को कितनी दिक्कत होगी इसको समझाने में। ओके करने को नोट कर दूंगा, 1 मिनट लगेगा, बट इट्स ओके। आप सोच रहे होंगे कि सर आप ये राइटर को ऐसे बार बार डांट रहे हैं, आप इससे ज्यादा पढ़े क्या। हाँ भाई मेरे कॉमर्स में इससे ज्यादा डिग्री है, इसलिए मैं इनको डांट भी सकता हूँ, ठीक है। मैंने किया है M.Com, फिर किया है MM.Com, फिर मेरा CA और CS, ठीक है, इसलिए मैं इनको डांट सकता हूँ। ओके आगे बढ़े तो माधव, मतलब ये मेरा CS अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, प्रोफेशनल लेवल चल रहा है, ठीक है। अभी मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट भी नहीं हूँ, मेरा CA फाइनल का लास्ट ग्रुप बचा है जिसमें मैं अपेयर्ड हुआ हूँ और बहुत जल्द शायद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, ध्यान से सुनना है, ठीक है।
तो 40% अमाउंट वॉज रिसीव्ड। हाँ, माधव अ डेटर फॉर 2000। मुझे आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखाना है। माधव एक डेटर है जिसके पास 2000 रुपए है, बिकम इंसॉल्वेंट। भाई ये इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट मतलब किसी का दिवालिया निकल जाना, मतलब वो दिवालिया हो गया, मतलब उसके पास पैसे नहीं है। ठीक है, बाकी का जो पैसा है वो गवर्नमेंट रिसीवर को कितना मिला, 40% मिला, 2000 का 40%। तो पैसा कुछ तो मिला है, 2000 का 40% मतलब 800 रुपए मिला, मतलब 1200 रुपए नहीं मिला। इसकी एंट्री कर दूं मैं। ठीक है, एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट 2000 का 40% कितना, 800 रुपए। और यहां पर आ जाएगा बाकी का पैसा ना, बेड डेट्स हो गया। बेड डेट्स मतलब डूब गया। बेड डेट्स अकाउंट डेबिट, बाकी का 1200 रुपए पैसा डूब गया। और यहां पर टू माधव्स अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, माधव्स अकाउंट, माधव से हमें लेने थे। मैं आपको सही बताऊं, ये चीज मैं बहुत डिटेल में अभी नहीं समझाऊंगा, यहां लिख लो भाई, बाद में अच्छे से समझेंगे। नरेशन में ये मत लिख देना बच्चे लोग, ठीक है, बाद में अच्छे से समझेंगे, अभी तो लिख लो, क्योंकि अभी पहली क्लास ही है, कहां से समझाऊं मैं आपको। अंडरस्टैंड, अभी आपको पता नहीं है बेड डेट्स क्या होता है, डेटर्स क्या होते हैं, तो नरेशन आप लिखते हैं इसके नीचे। बीइंग, बाद में अच्छे से समझा दूंगा भाई। बीइंग, बीइंग के आगे अमाउंट रिसीव्ड लिख दो, और क्या लो। आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, है ना अभी, बिकॉज मैं, आप यकीन मानिए मुझे लगभग 12-13 साल पढ़ाने का अनुभव है। मैं जब से 12वीं पास हुआ हूं तभी से पढ़ा रहा हूं, है ना। तो मैं स्टार्टिंग वाले दिन मैं बिल्कुल नहीं समझा सकता, इसको बाद में समझाऊंगा। ऐसा नहीं कि मुझे नहीं आता, ये मत सोचना। अंडरस्टैंड। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4, नहीं सॉरी, पॉइंट नंबर 4। भाई 700 रुपए का गुड्स था, फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आप कहेंगे सर ये आसान लग रहा है। भाई चौथा पॉइंट की जो एंट्री है, फ्री सैंपल में हमने गुड्स को दे दिया है, पहले भी हम एंट्री कर चुके हैं। एंट्री क्या हो जाएगी, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट, पिछले वाले क्वेश्चन में ही करा था, टू परचेज अकाउंट। ठीक है, टू परचेज अकाउंट 700 रुपए। बी नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल खुद ही लिख लेना आप। ठीक है, पांचवें ट्रांजेक्शन को पढ़ते हैं। क्या है पांचवें में, भाई यहां है गुड्स स्टोलन 400 रुपए। अब आप कहेंगे सर अगेन आई एम अंडरस्टैंडिंग, अब समझ में आ रहा है। स्टोलन मतलब चोरी हो गया है, और चोरी को क्या बोलते हैं, लॉस बाय थेफ्ट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू गुड्स ही है ना, तो टू परचेज अकाउंट। तो यहां पर हो जाएगा, इट इज रेनिंग आउटसाइड, सो अगर बैकग्राउंड में थोड़ा आवाज खराब आए तो कोई दिक्कत नहीं है। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। टू में क्या आ जाएगा भाई, टू में अगेन परचेज आ जाएगा। अमाउंट कितना है, लेट्स चेक इट। इट इज हैवीली रेनिंग 400 रुपए, 400 रुपए यहां पर लिखेंगे। आने वाले कुछ क्वेश्चनों के बाद मैं नरेशन भी नहीं लिखूंगा, है ना, नरेशन भी आप खुद ही लिखेंगे। यहां पर लिखिए बीइंग गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, क्योंकि मुझे आपको लाइन खींचना नहीं सिखाना है, वो एक ही बार में सिखा चुका हूं मैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, 6 नंबर की जनरल एंट्री, और वो है गुड्स 500 रुपए डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एम्प्लॉय। लो भाई सुनिए, जिस वाले में थोड़ा दिमाग लगाना है, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एम्प्लॉइज मतलब एम्प्लॉइज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया भाई, कर्मचारियों को दे दिया, तो उनके सैलरी के रूप में दिया होगा, हम ये मान के चलते हैं 500 रुपए का। तो इसको क्या लिख दूं मैं, अरे वाह, किताब वाला भी समझदार है, इसने बोला है वेतन खाते में डेबिट करो, सैलरी में लिखो, मतलब ये राइटर को भी ये बात पता थी। वेरी गुड, ओके। तो आगे बढ़ते हैं भाई, गुड्स हमने कर्मचारियों को गुड्स दिया है तो वो सैलरी माना जाएगा, है ना। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट। परचेज को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि गुड्स हो रहा है बार बार चोरी। 400 रुपए नहीं, कितना, 500 रुपए। ओके, सो 500 रुपए ये
यहां पर क्या हो जाएगा, बीइंग गुड्स गिवन टू एम्प्लॉइज लिख देना भाई, चलेगा, गिवन टू एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को दिया। ओके, लास्ट एंट्री है पेड 300 रुपया सेल्स टैक्स, तो सेल्स टैक्स अकाउंट, अरे लो, अरे रुकिए, दिमाग लगाना है, यहां रुपीज लिखा है, गुड्स नहीं लिखा है, ठीक है, तो सेल्स टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, सेल्स टैक्स अब बंद हो चुका है, तो ये बुक राइटरों को भी तो समझना चाहिए ना कि भाई नए क्वेश्चन लेकर आओ, ठीक है। तो सेल्स टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगी आखिरी एंट्री, सेल्स टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पानी तेज गिरने के कारण ये क्लास अब मैं बंद करूंगा, 300 रुपए। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इसकी नरेशन भी लिख लीजिए जरा, बीइंग, क्या लिखूं मैं, सेल्स टैक्स पेड। सुनिए जरा, अब एक चीज समझा दूं पहले मैं, भले पानी गिर रहा है समझा तो दूं ही भाई। देखिए, मैं पढ़ाता हूं, मेरा नाम तो आपको पता ही चल गया होगा, 2 वीडियो देख चुके हैं आप, दूसरा है ये। तो आई एम अमित द्विवेदी फ्रॉम भोपाल, है ना। मैं बता देता हूं अपने बारे में, मैं कहाँ से क्लासेस लेता हूं। तो मैं हूं अमित द्विवेदी, कहाँ से पढ़ाता हूं मैं, भोपाल से। मेरी ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस भोपाल में थी भाई, अब मैं ऑनलाइन ही पढ़ाता हूँ, है ना। मैंने ऑफलाइन क्लासेस बंद कर दिया है, अब मैं सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, यूट्यूब पर पढ़ाता हूँ। मेरा एप्लीकेशन है जिसका नाम क्या है, कॉमर्स मेंटोर, ठीक है, कॉमर्स मेंटोर नाम से मेरा एप्लीकेशन है, जिसमें मैं लाइव क्लासेस भी पढ़ाता हूं। वहां पर मेरे वीडियो लेक्चर्स वगैरह सारे के सारे अवेलेबल रहते हैं। अगर आपको मेरा ऐप भी देखना है तो आप इसकी लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप में भी बहुत सारी चीजें आपके लिए रहेंगी, जैसे एमसीक्यू सॉल्व करने को मिल जाएगा, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैं यहाँ पर दूंगा, टेस्ट वगैरह भी यहाँ पर हो सकते, मतलब रहेंगे। बहुत सुविधा है, बहुत डिजिटली है ऐप, बढ़िया ऐप है। ओके, दूसरा मुद्दे की बात करते हैं भाई, क्लास 11th में क्या आपको कोचिंग जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो देखिए, एक बात बताता हूं मैं, 11th क्लास में आपने एडमिशन तो ले ही लिया होगा, तभी यहाँ पर है आप, है ना। और ये वीडियो के आखिरी में मैं सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भाई जिसको पढ़ना होगा ना वही ये वीडियो देखे, सब फालतू के लोग क्यों देखेंगे। तो 11th में आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप कहीं कोचिंग ज्वाइन करिए, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जहां भी रहते हैं आप, या किसी गांव, कोचिंग हिंदी में ऐसे लिखते हैं। ओके, तो या तो आप कहीं पर जाइए, या तो आप स्कूल में जहां पर पढ़ते हैं वहां से पढ़िए। अदरवाइज आपको मैं एक दूसरा ऑप्शन दे रहा हूं, आप मेरे YouTube चैनल से पढ़ाई करिए। डू यू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूं, कि मैं आपके साथ रहूंगा पूरा 1 साल तक। 1 साल की तो गारंटी अभी है ही, अगले साल पता नहीं। तो भाई मैं पूरा कोर्स ना 11वीं कक्षा का इसी YouTube चैनल पर लेकर के आने वाला हूँ। ओके, इसी चैनल पर, अमित द्विवेदी क्लासेस चैनल पर, जिसमें आपको 11th चाहे आप शिवलाल वाले हों या फिर आप हों राठी वाले, ठीक है। अब क्योंकि हम मेरे चैनल पर अभी 11.2 मतलब 11 साढ़े 11,000 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, पूरे मध्य प्रदेश के कॉमर्स के ही हैं। क्योंकि अब इसमें नए बच्चे नहीं हैं, तो बस आप लोगों को सपोर्ट ये करना है कि सब भाई और भी जो आपके दोस्त होंगे ना उनको इस चैनल के बारे में बताइएगा। क्योंकि अगर 2, 4, 10, 20 बच्चे पढ़ेंगे तो फिर मैं क्यों पढ़ाऊंगा, है ना। इतनी मेहनत पड़ती है, अलग से टाइम निकालना पड़ता है पूरा, उसके बाद भी मेहनत है। तो इसमें मैं ये चाहता हूं कि मैं 11th क्लास में जित पूरे एमपी के बच्चे हैं, जो भी जहां से पढ़ रहा हो, अगर मेरे अंदर टैलेंट है तो भाई मुझे तो पूरा कॉन्फिडेंस है कि मुझे अच्छे से पढ़ाना आता है। तो अगर आप लोगों को समझ में भी आता है तो फिर बाकी लोगों को भी शेयर करिएगा इसको, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है, बेल लाइक, और उसके बाद क्या करना है आपको, इस YouTube चैनल के वीडियोस को आपके जो कॉमर्स के दोस्त हैं उनको भी भेजिएगा, उनको भी बोलिए पढ़ के देखो, अच्छा लगता है तो पूरा कोर्स यहाँ पे मैं करवाने वाला हूँ। सिर्फ अकाउंट्स ही नहीं, ठीक है ना, चाहे वो बिजनेस स्टडीज हो और चाहे इकोनॉमिक्स हो, सब पढ़ा दूंगा मैं YouTube चैनल पे। लेकिन शर्त यही है कि आप लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा भाई, है ना। बिना सपोर्ट किए तो होगा नहीं। सपोर्ट कैसे करेंगे, मैं कोई फीस नहीं मांग रहा हूँ आपसे, फीस मुझे अच्छी खासी मिल जाती है तो उसकी दिक्कत नहीं है। आई एम गोना डू फॉर यू ऑल, राइट। मैं YouTube पर तो ये लेकर के ही आ रहा हूँ,
तो आप लोग भी सपोर्ट करिएगा चैनल को, बाकी फ्रेंड्स को बताएं। आप इसकी लिंक व्हाट्सएप के थ्रू अपने दोस्तों को भेज सकते हैं, स्टेटस पे इसकी लिंक डालिए और भी लोग देखेंगे तो मेरे को फायदा होगा। ओके, चलिए, सो थैंक्स फॉर कनेक्टिंग एवरीवन। ये दूसरी क्लास थी, मिलते हैं अगली क्लास में जहां पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आज का होमवर्क आपका यही है कि ये तीनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है खुद से। ओके, दैट इज ऑल अबाउट फॉर टुडे, सी यू टुमारो।